और जमीनों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक नीति और योजना बनाई गई है। जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर योजनाएं बनाई गई है। मंत्रालय द्वारा जो ये सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के संबोधन में आए हैं, मुझे लगता है वो मंत्रालय के लिए बड़ा मार्गदर्शन का और मंत्रालय की योजनाओं की दृष्टि से एक हमारे नीति और पॉलिसी के रूप में भी काम करें। मैं उम्मीद जी उम्मीद आपने जिस प्रकार से ये भी स्वागत हुआ जगह जगह 700 किलोमीटर की अपनी यात्रा की और जनता का आशीर्वाद मिला, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र को बड़ी स्कीम के रूप में देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ, बात यह है कि इस यात्रा में कुछ बड़े चेहरे हमें दिख क्या जो चेहरे किसी के साथ चेहरे नहीं मिले, मैं सब बता दूंगा। इसमें अशोक राणा ने लिखे, वसुंधरा ने लिखी, इलाही मेघवाल ने लिखे और ऐसे बहुत से चेहरे के नाम सुन जाते हैं। तो ये चेहरे नहीं दिखना एक लोगों के मन में संदेह सा प्रकट करता है। पहला विषय, बाद में भी इसके प्रश्न और प्रतिप्रश्न आएंगे। जो आपका विषय मुख्यमंत्री वाले पूरी तरीके से निराधार है। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और ये प्रश्न अपने आप में ही निराधार है। आप भूपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन निराधार शब्द में आपको बहुत सोच समझ के कहें। ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेशों में जहाँ संगठन ने मुझे दायित्व दिया है वहां पर मैंने ईमानदारी से काम किया। इसमें मेरी मैं ना तो दावेदार हूँ ना पार्टी ऐसा सोच रही थी। दोनों ही बातें स्पष्टता है अन्यतर पार्टी में। पहला दूसरा विषय, माननीय वसुंधरा जी के पुत्र भी बीमार है, मेरी उनसे बात हुई है। अभी दिल्ली में जब सांसदों की बैठक हमने करी थी वो आई थी। पार्टी की हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। अशोक परनामी जी यात्रा में मेरे साथ थे। आप अपने मीडिया के लोगों से फोटो मंगा दीजिए। आदर्श नगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम ही उन्होंने किया था, पूरी तरीके से मेरे साथ थे। जहाँ तक हमारे मेघवाल जी हैं, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ है, अभी 90 वर्ष की आयु है। तो जन आशीर्वाद यात्रा है वो आयु की व्यवस्था के कारण, और मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद दूंगा। जी शाह, पार्लियामेंट ने 4 श्रम कानून पारित किए थे, इसकी क्या स्थिति है? एक ये है कि कोरोना में प्रवासी मजदूर जो कि पलायन करने की स्थिति बनी थी, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या स्थिति है, क्या है, ये विषय अच्छे करें। हमने देश के 49 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बनाया है। उसमें पहली इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट है, तीसरा वेजेस एक्ट है और चौथा सोशल सिक्योरिटी एक्ट। और सोशल सिक्योरिटी में हमने जो सामाजिक सुरक्षाओं का विस्तार मजदूरों के लिए उसको एक विस्तृत तरीके से करने का किया है, क्योंकि ये इस लिस्ट में राज्यों को भी नियम बनाने हैं। आधे से ज्यादा राज्य इसके नियम बना चुके हैं और कोविड के कारण बाकी राज्य भी नियम बनाने में लगे हैं। तो ये कार्य प्रगति पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में स्पष्टता कर रहे हैं। दूसरा विषय आपने प्रवासी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को लेकर के हमारे ब्यूरो के द्वारा पहली बार भारत में एक माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के सर्वे भी कराया जा रहा है। दूसरा, अभी तक जो एनएसएसओ का जो हमारे सांख्यिकी विभाग का सर्वे होता था वो वर्क फोर्स के बेस पे होता था, लेकिन लेबर मंत्रालय के द्वारा एक एक्टिव करके नया सर्वे जो है वो इंस्टीट्यूशन में कितने वर्कर्स की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी सर्वे भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। और तीसरा, माइग्रेंट लेबर को लेकर के सर्वे कराने के साथ ही साथ इस अगस्त के अंतिम सप्ताह में माइग्रेंट लेबर की एक व्यापक हम लोग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर सभी अप्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था होगी और जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको एक सीमित बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में वो हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी और मैं चाहूंगा कि मीडिया के लोग ज्यादा से ज्यादा उसका अप्रवासी मजदूरों तक जो हमारे श्रमिक हैं उन तक प्रचार भी करें, ताकि सभी को हम एक नेटवर्क पे लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल सर, मैं मनीष हूँ। एक सवाल महंगाई को लेकर के था। राजस्थान में बहुत पेट्रोल की कीमतों को लेकर के काफी
दोष है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में कहना चाहूँगा। दूसरा बजरी का जो मामला है राजस्थान से जुड़ा हुआ है, आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में है, इसको लेकर के राजस्थान की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं, उनको विषय। जहाँ तक पेट्रोल के विषय की बात है, सरकार इस विषय को लेकर के संवेदनशील है। हम विभिन्न चीजों के जो आमद और जो उसका जो प्रभाव, उपयोगिता और उसकी उपलब्धता है, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। सरकार पूरी तरीके से इस विषय को लेकर के संवेदनशील है। और जो बजरी का विषय है, राजस्थान से मेरे पास भी कुछ शिकायतें आई हैं, मुझे ऐसा भी बताया गया है कुछ लोगों को अनियमित रूप से भी इसका वितरण किया गया है। मैंने वो सारी शिकायतों को संज्ञान में लिया है और अभी क्योंकि मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, पार्लियामेंट सेशन खत्म होते ही अभी तुरंत मेरी आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। अगली बार जब मेरा एक पूरा संज्ञान और विषय मेरे पास आ जाएगा, मैं निश्चित रूप से अगली मेरी पत्रकार वार्ता अगले महीने जब भी हो, मैं आपको इस पर पूरी स्पष्टता के साथ जाऊंगा। संजय जी, कई राज्यों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं दोनों सरकारों से कॉम्बिनेशन के बाद, लेकिन वन विभाग की बाधाएं ऐसी आती है कि वो परियोजना मूर्त रूप नहीं ले पाती है। तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि समन्वय समिति बनाने की, कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं पूर्ति हो सके? इसमें एक पूरी तरह की व्यवस्था बनी हुई है। हमारे देश में 4 तरह का वन है, प्रोटेक्टेड वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, कम्युनिटी रिजर्व है और सेंचुरीज है। सबकी अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। राज्य स्तर पर एक जो बड़ी परियोजना है उनके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा निर्णय किया जाता है। उस सारे निर्णयों को एक एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी देखती है। एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी को जो एनवायरमेंट कमेटी है स्टेट की वो देखती है। उनके द्वारा जो प्रपोजल आते हैं उसको केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाता है। देश का वन भी सुरक्षित रहे, देश की जो हमारी वन्य संपदा है वो भी सुरक्षित रहे और इस देश के पास ही ऐसी व्यवस्था है, दुनिया में सबसे ज्यादा वन्य जीवों का संरक्षण भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। आप सबको पता है कि जो अभी कुछ दिनों पहले हमने लॉयर डे मनाया था, दुनिया भर में जो एशियाटिक लॉयर केवल भारत में ही बचे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धि रही है कि पिछले 7 सालों में जो टाइगर कंजर्वेशन है, देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारी सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किया जाता है। देश में हाथियों की संख्या भी सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसको एक प्रॉपर जस्टिफिकेबल इंस्टीट्यूशनलाइज करके हम दोनों की सुरक्षा करते हैं। मुझे लगता है ये व्यवस्थाओं में और हम विकास और पर्यावरण दोनों के संतुलन को बढ़ाते हुए आगे बढ़े, इसके लिए सरकार भी चिंतित है और हम इस पे न्यायिक और उचित दृष्टि से ही कदम उठाएंगे। सर नमस्ते, मैं सारी कली हूँ दैनिक भास्कर से। ये 2 सवाल पूछे गए, मैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ सर। एक बजरी वाला जो मामला था, सेंटर ने सर 3-4 सालों से एनवायरमेंट क्लियरेंस ही जारी नहीं की है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अवैध जो खनन हो रहा है बजरी का वो इस वजह से होता है। दूसरा चीज सर की जो प्रोजेक्ट वाली बात हुई थी, इसमें बायोलॉजिकल पार्क पुष्कर में सेंक्शन हुआ था, 56 करोड़ का काम भी हो चुका होता है। नेशनल जियो अथॉरिटी दिल्ली में उस पर रोक लगा दी, 56 करोड़ भी बेकार हो गए, प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ, दिल्ली ने क्या कहेंगे? दोनों विषय आप मेरे संज्ञान में लेकर के आए हैं। मैंने जो पूर्व में उत्तर दिया वह उत्तर है। मैं इसकी समीक्षा करके और आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी 1 हफ्ते बाद फोन कर सकते हैं। रजनीश सर, देश में सारे पत्रकारों के लिए मजीठिया कानून आएगा, मतलब आयोग आपकी पीएफ वाला विषय है। ये कानून, उसके अलावा एक सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर था पत्रकारों को जी। अभी सरकार ने 2020 के अंदर 1900 कानून जो पत्रकारों के हित में बना हुआ था उसी ने समाप्त किया। तो उसके कारण पत्रकार के जो हित है तो एक तरह से खत्म से हुआ। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।